कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 6 फरवरी 2026 और पिछले 2 दिनों में देश की अदालतों से कई ऐसी खबरें आई हैं जो सिर्फ हेडलाइन नहीं है बल्कि हमारी सियासत, समाज और अधिकारों पर एक गहरी बहस छेड़ती हैं। आज हम करीब 20 प्रमुख खबरों में से कुछ सबसे अहम मामलों के तह तक जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे हमारी अदालतें 3 बड़े मोर्चों पर एक तरह से जूझ रही हैं। एक तरफ है व्यक्तिगत आज़ादी और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच की खींचतान, दूसरी तरफ चुनावी राजनीति की कानूनी सीमाएं और आखिर में वो मामले जो हमारे न्याय व्यवस्था की धीमी रफ्तार पर एक कड़वा सवाल उठाते हैं। तो चलिए इन मामलों की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि इनके असली मायने क्या हैं। शुरुआत उस मोर्चे से करते हैं जहां सियासत और अदालत आमने सामने है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खुद सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश करना ये तो एक असाधारण घटना है। वो मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया, जिसे SAIR कहा जा रहा है, उसके खिलाफ थी। उनका आरोप है कि ये एक टारगेटेड प्रक्रिया है और इसके दबाव में 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। बिल्कुल, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये SIR यानी समरी इंटेंसिव रिवीजन आखिर है क्या। ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट को बहुत तेजी से और सख्ती से जांचा परखा जाता है ताकि फर्जी वोटर हटाए जा सकें। लेकिन ममता बनर्जी का तर्क है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल एक खास वर्ग के वोटर्स को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। और चुनाव आयोग का क्या कहना है इस पर? दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा और राजनीतिक दखलंदाजी के चलते निष्पक्ष चुनाव के लिए ये जरूरी है। तो अब ये मामला सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया का नहीं रहा, ये केंद्र राज्य के टकरार, चुनावी निष्पक्षता और मानवाधिकारों के त्रिकोण में आप कह सकते हैं फंस गया है। ये तो हुआ केंद्र राज्य का टकराव, लेकिन जब टकराव एक व्यक्ति और सरकार के बीच हो तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है। सोनम वांगचुक का केस बिल्कुल ऐसा ही है। केंद्र सरकार ने उनकी NSA के तहत हिरासत को सही ठहराया है। उनका कहना है कि वांगचुक के भाषण युवाओं को भड़का रहे थे। हाँ, और सरकार ने यहाँ 2 बहुत महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया है, दंडात्मक और निवारक। सरकार का कहना है कि ये हिरासत दंडात्मक यानी प्यूनिटिव नहीं है, मतलब उन्हें किसी जुर्म की सजा नहीं दी जा रही है, बल्कि ये निवारक यानी प्रिवेंटिव है। निवारक, जिसका मकसद उन्हें कोई ऐसा काम करने से रोकना है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। सही कहा। यहीं पर मुझे एक सवाल पूछना है, आम इंसान के लिए इन दोनों में क्या फर्क है? मतलब हिरासत तो हिरासत है और ये NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आखिर सरकार को इतनी ताकत देता कैसे है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, NSA या रासुका सरकार को यह असाधारण शक्ति देता है कि वो किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए सिर्फ शक के आधार पर महीनों तक हिरासत में रख सकती है। फर्क ये है कि दंडात्मक कार्रवाई में आपको पहले अपराध साबित करना होता है, फिर सजा मिलती है। निवारक कार्रवाई में सरकार कहती है कि हमें शक है कि आप भविष्य में खतरा पैदा कर सकते हैं, इसलिए हम आपको पहले ही रोक रहे हैं। तो सोनम वांगचुक का केस इसी नाजुक संतुलन पर टिका है, एक व्यक्ति की बोलने की आजादी और राष्ट्र की सुरक्षा की दलील। अदालत को यही तय करना है कि क्या सरकार का शक जायज है या ये असहमति की आवाज को दबाने का एक तरीका है। राजनीति और कानून के इसी टकराव का एक और मैदान है चुनावी वादे, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट की नजर है। अतार्किक मुफ्त रेवड़ियों के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई होनी है। ये मुद्दा तो हर चुनाव से पहले उठता है। हाँ, और इस बार ये ज्यादा गंभीर है क्योंकि सवाल बहुत बुनियादी है। कौन तय करेगा कि कौन सा वादा कल्याणकारी योजना है और कौन सा मुफ्त की रेवड़ी? जैसे क्या किसानों को सब्सिडी देना रेवड़ी है या छात्रों को लैपटॉप देना? अदालत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो इसकी परिभाषा कैसे तय करती है। लेकिन क्या ये अदालतों का काम है कि वे राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों की निगरानी करें? क्या ये विधायिका यानी संसद और विधानसभाओं के अधिकार क्षेत्र में एक तरह से दखलंदाजी नहीं मानी जाएगी? यही इस केस का सबसे बड़ा पेंच है। इसे आप न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम के बीच की लड़ाई की तरह देख सकते हैं। एक पक्ष का मानना है कि जब मुफ्त की घोषणाएं देश की आर्थिक सेहत को बिगाड़ रही हैं, तो अदालत को दखल देना चाहिए। दूसरा पक्ष कहता है कि लोकतंत्र में जनता और राजनीतिक दलों के बीच क्या वादे होते हैं, यह तय करना अदालतों का काम नहीं। तो इस सुनवाई का जो भी नतीजा होगा, वो भारत में चुनावी राजनीति की दिशा बदल सकता है। अच्छा, तो सियासत की इन बड़ी लड़ाइयों से हटकर अब उन फैसलों पर आते हैं जिनका सीधा असर आम नागरिक की जिंदगी पर पड़ता है।
सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया है जो सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। 7 साल तक की सजा वाले अपराधों में अब गिरफ्तारी से पहले अभियुक्त को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। आप सोचिए, हमारे देश में जेलों में बंद कई लोग अंडर ट्रायल हैं, यानी उनका जुर्म साबित नहीं हुआ है। कई बार छोटे मोटे मामलों में भी पुलिस सीधे गिरफ्तार कर लेती है, जिससे व्यक्ति की इज्जत, नौकरी, सब कुछ दांव पर लग जाता है। ये निर्देश गिरफ्तारी को जांच का आखिरी हथियार बनाने की कोशिश है, पहला नहीं। इसका मकसद पुलिस की शक्तियों पर एक लगाम लगाना है और यह सुनिश्चित करना है कि गिरफ्तारी सिर्फ तभी हो जब वो बेहद जरूरी हो। और गिरफ्तारी से बचाने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बचाव के अधिकार को भी मजबूत किया है ना? एक और निर्देश में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट्स को ये रिकॉर्ड पर लिखना होगा कि उन्होंने अभियुक्त को मुफ्त कानूनी सहायता की पेशकश की थी। बिल्कुल, ये संविधान के अनुच्छेद 39A की आत्मा को जमीन पर उतारने जैसा है। हमारा संविधान कहता है कि किसी को भी सिर्फ इसलिए न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके पास वकील करने के पैसे नहीं हैं। लेकिन अक्सर यह अधिकार कागजों पर ही रह जाता था। अब जब जज को रिकॉर्ड पर यह लिखना पड़ेगा कि हाँ, मैंने अभियुक्त को मुफ्त वकील का ऑफर दिया था, तो ये एक प्रक्रियात्मक मजबूरी बन जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति को भी अपना बचाव करने का पूरा मौका मिले। अब एक ऐसे मामले की बात करते हैं जो समाज की जिम्मेदारी पर एक बड़ी टिप्पणी करता है। पुणे पोर्शो मामले में 3 आरोपियों को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अक्सर माता-पिता बच्चों पर नियंत्रण रखने के बजाय उन्हें कार की चाबियां और पैसे थमा देते हैं। हाँ, और ये टिप्पणी सिर्फ उस केस के लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए एक आईना है। हम अक्सर किशोर अपराधों के लिए सिर्फ बच्चे को या कानून व्यवस्था को दोष देते हैं, लेकिन अदालत यहां कह रही है कि इसकी जड़ें परवरिश में भी हैं। जब आप एक नाबालिग को बिना लाइसेंस के एक सुपर कार की चाबी देते हैं, तो आप सिर्फ लापरवाही नहीं कर रहे, आप एक संभावित अपराध में भागीदार बन रहे हैं। यह फैसला कानूनी से ज्यादा एक सामाजिक संदेश है कि बच्चों के कर्मों के लिए माता-पिता अपनी नैतिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। और एक और मामला है जो नागरिकता और मानवाधिकारों के बीच के रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है। दिल्ली के मजनू का टीला में रह रहे करीब 250 पाकिस्तान मूल के दलित हिंदू परिवारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। उनकी बेदखली पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने एक बहुत पावरफुल बात कही, सम्मानजनक आवास के बिना सिर्फ नागरिकता काफी नहीं है। ये बयान इस पूरे मामले का सार है। इन लोगों को नागरिकता तो मिल गई, लेकिन उनके सिर पर छत नहीं थी। सरकार उन्हें वहां से हटाना चाहती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ नागरिकता के कागजी अधिकार को मानवाधिकार के नजरिए से देखा है। कोर्ट का संदेश साफ है, आप किसी को नागरिक बनाकर फिर उसे बेघर नहीं छोड़ सकते। नागरिक होने का मतलब सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी है। कोर्ट ने अब गेंद सरकार के पाले में डाल दी है कि वो इन परिवारों के लिए एक स्थायी और सम्मानजनक समाधान खोजे। हमने उन फैसलों की बात की जहां सिस्टम आम आदमी की मदद कर रहा है, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी सामने आए हैं जो इसी सिस्टम की खामियों को आईना दिखाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक 100 साल के व्यक्ति धनीराम को हत्या के एक मामले में 42 साल बाद बरी किया है। 42 साल सोचकर भी अजीब लगता है। धनीराम को जब दोषी ठहराया गया था तब वो 58 साल के थे। उनकी अपील 1984 से लंबित थी। 1984 से? हाँ, ये मामला हमारी न्याय प्रणाली के उस सबसे बड़ी बीमारी को दिखाता है जिसे हम देरी कहते हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये हमारी व्यवस्था की उस प्रणालीगत विफलता को दिखाता है जहां अपीलें दशकों तक धूल फांकती हैं। सोचने वाली बात यह है कि इस दौरान सबूत धुंधले पड़ जाते हैं, गवाह या तो भूल जाते हैं या दुनिया छोड़ जाते हैं, और न्याय की उम्मीद भी दम तोड़ देती है। बिल्कुल। 42 साल बाद मिली ये बेगुनाही क्या वाकई इंसाफ है, या ये बरी होना भी अपने आप में एक सजा ही है? इसी से जुड़ा एक और मामला है, हालांकि बिल्कुल अलग अंदाज में। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में तुरंत सरेंडर करने को कहा है। यहाँ अदालत का रुख एकदम सख्त है। क्यों ना हो, अगर आप अदालत के आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो आपको कोई रियायत नहीं मिलेगी। तो ये दिखाता है कि जहाँ सिस्टम अपनी अथॉरिटी पर चोट महसूस करता है वहाँ वो तेजी से काम कर सकता है। सही बात है। सवाल ये है कि ये तेजी धनीराम जैसे आम लोगों के मामलों में क्यों नहीं दिखती? इन मामलों के अलावा कुछ और खबरें भी हैं जो कानूनी दुनिया में चल रही बड़ी बहसों की तरफ इशारा करती हैं। जैसे केरला हाईकोर्ट अब ये तय करेगा कि क्या ड्रग्स से जुड़े सभी अपराधियों को राज्य के कड़े कानून के तहत गुंडा कहा जा सकता है। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण कानूनी सवाल है। क्या एक ड्रग एडिक्ट
जो छोटी मात्रा में ड्रग्स के साथ पकड़ा गया हो और एक बड़ा ड्रग तस्कर जो संगठित अपराध का हिस्सा हो, दोनों को एक ही गुंडा कानून के तहत रखा जा सकता है। इस फैसले का असर इस बात पर पड़ेगा कि हमारा कानून अपराध और अपराधी के बीच कैसे फर्क करता है। मतलब क्या हम हर अपराधी को एक ही लाठी से हाँकना चाहते हैं या हम अपराध की गंभीरता के हिसाब से कानून लागू करेंगे? बिल्कुल यही सवाल है। और एक मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का है जिसमें कहा गया है कि अगर पत्नी बिना किसी ठोस कारण के वैवाहिक घर छोड़ती है तो वो गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं होगी। ये फैसला भरण पोषण यानी मेंटेनेंस लॉस की व्याख्या में एक अहम परत जोड़ता है। कानून महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है, लेकिन अदालत यहाँ कह रही है कि अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। अगर कोई पत्नी अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियों को बिना किसी जायज वजह के छोड़ देती है तो वो पति से वित्तीय सहायता का दावा नहीं कर सकती। इस तरह के फैसले पारिवारिक कानूनों को लेकर चल रही सामाजिक बहस को और आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे अदालत के गलियारों में हमारे समाज और सियासत की सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से लेकर चुनावी वादों तक और न्याय की रफ्तार से लेकर सामाजिक जिम्मेदारियों तक। आज की चर्चा से एक विचार सामने आता है। हमने सुना कि ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तहत 637 करोड़ से ज्यादा अदालती रिकॉर्ड डिजिटल हो चुके हैं, जो एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन जैसा कि हमने धनीराम की केस में देखा, न्याय सिर्फ फाइलों का डिजिटल होना नहीं है, वो सही समय पर मिलना भी है। तो बड़ा सवाल ये है कि जब हम सब कुछ डिजिटल कर रहे हैं तो हम न्याय की गति, पारदर्शिता और इन मामलों से जुड़े लोगों की निजता के बीच सही संतुलन कैसे बनाएंगे? क्या एक डिजिटल अदालत एक ज्यादा न्यायपूर्ण अदालत भी होगी? इस सवाल पर सोचना जरूरी है। कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज की तरफ से आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।